बोले भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय पूर्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के मंत्री और बक्सर के लोकसभा सांसद आदरणीय अश्विनी चौबे जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय हम लोगों के सहप्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, सहप्रभारी आदरणीय सुनील ओझा जी, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय दीपू भाई दर्शनिया जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी, हम लोगों के गार्जियन और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू, माननीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, हमारे भाई, हमारे मित्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जनक चमार जी, डॉक्टर नवल किशोर यादव जी, और इस मंच पर अभी उपस्थित हुए आदरणीय पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार और राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी। आज हम लोग और इस मंच के सामने उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषदगण, सभी जिलाध्यक्षगण, जिला के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी और पूरे प्रदेश से आए हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, आज मेरे अध्यक्ष काल में ये पहला कार्य समिति की बैठक आज हम लोग कर रहे हैं और बिहार भारतीय जनता पार्टी किस तरह बढ़े और किस तरह आंदोलन का स्वरूप हो, इन सारे चीजों की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों के राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल जो हुआ है, इसका भी पूर्ण रूप से हम समर्थन करते हैं इस कार्य समिति के माध्यम से। और स्वाभाविक है, आपने बिहार को देखा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को बढ़ाने का काम किया है
और इस प्रदेश कार्य समिति के बैठक के माध्यम से हम 3-4 चीजों पर विचार करेंगे साथियों। एक है कि संगठन कैसे और मजबूत हो, धारदार हो, राज्य स्तर पर कैसे संगठन और मजबूत किया जा सकता है, प्रदेश स्तर पर संगठन की चर्चा होती रहे, जिला के संगठन को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, मंडल के संगठन को और विस्तारित कैसे किया जा सकता है, और बूथ जीतोगे तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस हमको बूथ पर हमको चर्चा करनी है साथियों। और लगभग इस बिहार में 70,000 से अधिक बूथ हैं और इन सारे बूथ पर बूथ कमेटी के साथ साथ हम पन्ना प्रमुख बनाने की भी चिंता करें, इस पर भी चर्चा करनी है, क्योंकि पार्टी तभी मजबूत होगी साथ जब हम पूर्ण रूप से पार्टी को नीचे स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि पार्टी जब तक बूथ पर सारे काम हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो संगठन के कामों को किस तरह विस्तार से भिक्खू भाई तो बताएंगे ही, और पीपीटी जो है आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री हमारे ऋतुराज सिन्हा जी भी आपको पूर्ण रूप से दिखाएंगे और बताने का भी काम करेंगे। लेकिन हमको चर्चा करनी है साथियों कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल बेमिसाल रहा, उसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। आज यहाँ पर हम लोगों के भारत सरकार के मंत्री, मैं इनका स्वागत करता हूँ, आदरणीय RK सिंह जी भी आ गए हैं, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 स्तर पर चीजें करनी पड़ेगी। एक संगठन, दूसरा है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ा है, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी। क्योंकि नेतृत्व हमारा इतना मजबूत हो और उसके बाद हम चर्चा नहीं करें, यह भी एक बड़ी बेईमानी होगी। क्योंकि बेमिसाल रहा है इनका कार्यकाल, और आज देश में प्रधानमंत्री जी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है साथ। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमको नीचे बताना भी पड़ेगा लोगों को। लोग ये पूछते हैं कि हमारे लिए क्या काम हुआ, ये चर्चा तो हमको और आपको करना पड़ेगा। जिस देश में गरीबों को घर नहीं था, जिस देश में गरीबों को अपना बैंक अकाउंट नहीं था, जिस देश में घर घर तक पानी नहीं पहुंचा था, जिस देश में बिजली की तार घर घर नहीं पहुंची थी, उसको भी यदि पहुंचाने का काम किसी की सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी साथियों। आज आपको जानकर मैं तो यह कहूंगा कि कुछ लिख भी लीजिए कि जनधन खाते में पूरे देश में लगभग 45 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलवाया गया, और अकेले बिहार में 3 करोड़ 71 लाख लोगों का जनधन खाता खुलवाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने। किसान सम्मान की बात सब करता है, लेकिन कोई उस पर काम नहीं करता है। और बिहार में तो अनोखी सरकार है, इस पर बाद में आएंगे हम लोग। लेकिन आप जानिए कि इस देश में किसानों का आंदोलन लोग खड़ा करते हैं, लेकिन किसान की चिंता करने वाला कोई एक शख्स है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश में 11 करोड़ किसानों को सीधे उनके खाते में 2-2 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया उनको सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम। लोग पूछते हैं कि बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, यही है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के माध्यम से सीधे राशि पहुंचाई जा रही है। और बिहार अकेले बिहार में लगभग 81 लाख जो किसान हैं, उनको सीधे जनधन के माध्यम से जो किसान
किसान सम्मान निधि है उसका पैसा उनको लाभ पहुंचाया जाता है। उजाला योजना, लोग गैस की चिंता करते रहे। जिस देश में आज़ादी के 75 वर्षों में मात्र 13 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 करोड़ परिवार है जिसको सीधा गैस कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है साहब। और बिहार भी उसमें एक है। बिहार में लगभग 2 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को 1,87,00,000 परिवार को सीधा गैस कनेक्शन देकर उजाला योजना का लाभ दिया गया। लोग कहते हैं कि गरीब खाना कहाँ खाएगा। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम जो है सबको खाना भी पहुंचाएंगे, लेकिन 75 वर्षों में कभी पहुंचा नहीं साहब। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब कोरोना का महामारी इस देश में पूरी तरह हार कर रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को सीधे उनके घर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथ। इसलिए कई काम है जिसको हमको बताना है, हम बुकलेट के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, ये भी सोचना है कि आज देश के प्रधानमंत्री यदि नहीं होते तो मेडिकल सेक्टर में हम कैसे बढ़ते। यहाँ मंगल जी बैठे हैं, इन्होंने भी प्रयास किया कि बिहार में जो जितने भी बीपीएल धारी हैं उन तमाम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिले। दुनिया कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी बड़ी व्यवस्था करता हो। सिर्फ भारत है जहां 50 लाख करोड़ लोगों को हम सीधे मेडिकल फैसिलिटी देने का काम कर रहे हैं, दूसरे किसी देश में नहीं। यही है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को वोट कहाँ से आता है, वोट यहीं से आता है साथ। अब तुलना भी आप समझिए कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया। शौचालय जहां मात्र 50% 52% लोगों तक शौचालय इस देश में 75 साल में पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले से हम शौचालय घर घर पहुंचाएंगे। और आज हम कह सकते हैं कि 99.9% घरों में जो गरीबों का घर है उसको शौचालय देश के प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का काम किया साथ। उसी तरह आप देखिए एम्स का निर्माण, एम्स के निर्माण में जहां मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने थी, एम्स का निर्माण हो या जहां मात्र 7 एम्स हुआ करता था पूरे देश में, वो भी अटल जी के पहले तो मात्र 1 एम्स था। अटल जी ने इसकी शुरुआत की और 5 से 6 जगह पर बनवाना शुरू कराया। बाद के कालखंड में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 22 जगह पर पूरे बिहार देश में 22 जगह पर एम्स बनने का काम पूरा हो रहा है। उसी तरह जो बच्चे डॉक्टर नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा। कल तक पूरे हिंदुस्तान में 2014 तक पूरे देश के बच्चे जब परीक्षा देते थे तो कभी यहाँ प्रश्न पत्र लीक हो जाता था, कभी वहाँ हो जाता था। इसको भी ठीक किया गया। नीट के माध्यम से मेडिकल की परीक्षा की तैयारी की गई और एक व्यवस्था खड़ा किया गया जहाँ 50,000 बच्चे ही देश में MBBS की पढ़ाई कर पाते थे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 लाख से अधिक बच्चे आज देश में मेडिकल की पढ़ाई करने का काम करते हैं। जो पीजी की पढ़ाई मात्र 31,000 बच्चे करते थे, आज लगभग 65,000 से अधिक बच्चे उसको पार कर रहे हैं। वाटर सप्लाई एक अनूठा खेल है जो बिहार में तो भारत सरकार के जो अलग से पैसे आने थे, जो हमारा हिस्सा था, वो नहीं मिला, नहीं लिया इन्होंने। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि पूरे बिहार में लगभग 50,000 करोड़ रुपया लगाकर पूरे घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया।
लेकिन बिहार की सरकार ने पैसा लिया, लेकिन ऐसे कान नहीं पकड़कर ऐसे लिया। जो ग्रांट का पैसा आता है मुखिया के माध्यम से खर्चा करने के लिए, नगर विकास के माध्यम से आता है खर्चा करने के लिए, 37,000 करोड़ रुपया नल जल योजना में खर्चा हुआ सर। उसमें से लगभग 24,000 करोड़ रुपया यह भारत का ग्रांट है, भारत सरकार का ग्रांट। और आज हम कह सकते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार तनख्वाह भी नहीं दे पाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों, और 2,61,000 करोड़ के बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार देती है, जिसमें 1,70,000 करोड़ तो डायरेक्ट देती है, चाहे वो ग्रांट के रूप में, टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के तौर पर, और लगभग 30,000 रुपया लोन के भी तौर पर देती है। तो बिहार सरकार यदि 2,61,000 करोड़ रुपये में मात्र 35,000 करोड़ रुपया ही अपना रेवेन्यू उपलब्ध कराती है और शेष भारत सरकार देती है, तो ये तो स्पष्ट है कि यदि नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी नहीं लाया होता, नोटबंदी नहीं लाया होता, तो इस देश में टैक्स कलेक्शन इतना हाई रेट पर नहीं जाता। आज लगभग 1,87,000 करोड़ रुपया पूरे देश में टैक्स वसूली का काम किया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, और लगभग 15 लाख करोड़ रुपया इस देश में आपको इनकम टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू वसूले जाते हैं। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार तभी चलेगा जब डबल इंजन की सरकार बनाओगी। और कार्य समिति के सदस्यों से यही आग्रह करने के लिए आज आप लोग बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल जो बेमिसाल हुआ है, इसको नीचे जमीन तक, दूर तक पहुंचाने का काम करना है साथियों, और बताना भी है कि बिहार में यदि एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ रामकृपाल जी बैठे हैं, शाहनवाज जी बैठे हैं, ये दोनों व्यक्ति एक तो सिविल एविएशन के मंत्री रहे हैं और रामकृपाल जी यहाँ के सांसद हैं। 2014-15 में सहमति बनी कि बीटा में एयरपोर्ट बनेगा, और आज तक जमीन उपलब्ध नहीं। रक्सौल में सहमति बना कि एयरपोर्ट बनेगा, राशि उपलब्ध करा दिया गया, जमीन उपलब्ध नहीं। तो विकास की चर्चा कैसे होगी साहब? नीतीश कुमार जी को कभी आपने देखा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि ये कभी दिल्ली गए हो और कहे हो कि इस डिपार्टमेंट से पैसा लेना है? ये राजनीति करने सिर्फ जाते हैं। कभी बाल काट कर उन्होंने पहुंचाया था, उस मेडिकल जांच उसका हुआ कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और हमको चिंता करनी पड़ेगी कि बिहार में डबल इंजन कैसे बने, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कैसे 2024 में फिर से स्थापित हो। इसको इसलिए बूथ बूथ तक जाना पड़ेगा। 2 पार्टियों का गठबंधन है, 2 पार्टियों का गठबंधन है। एक ने 15 साल तक इस बिहार को लूटा है साथियों, और दूसरे 18 वर्षों से बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको चिंता करनी पड़ेगी। ये लोग बहुत जोर जोर से हल्ला करते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आरक्षण आपकी कोई बकौती नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। हम तो आपके इस मंच से माध्यम से पूछना भी चाहते हैं, और भाजपा के कार्य समिति के सदस्य यहाँ बैठे हैं हमारे, आप नीचे जाइए और पूछिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी आप मुख्यमंत्री रहे, किसको आरक्षण दिया? क्या दलितों को आरक्षण दिया? क्या पिछड़ों को आरक्षण दिया? क्या अति पिछड़ों को आरक्षण दिया? क्या उच्च जाति के समाज के लोगों को आरक्षण दिया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनोखी पार्टी है जिसने सबको आरक्षण दिया। 1952 में भी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी
इस देश में भारत सरकार में मंत्री थे और जो संविधान सभा बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पर कोई खड़ा व्यक्ति था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी खड़े थे। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और पहली बार अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया गया, तब भी पीठ पर कोई खड़ा व्यक्ति था, उनका नाम था पंडित कैलाशपति मिश्र, जो उनको समर्थन देने का काम किया। जब वीपी सिंह जी ने इस देश में मंडल कमीशन लाया, और मंडल कमीशन लाया साथियों, तो 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 147 सांसद जनता दल का था और 83 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और तब भी यदि वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया तो उसका भी समर्थन किसने किया, और पीठ पर कौन खड़े थे? सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी खड़े थे। और इस देश में जब लगा कि चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या कहा? हम सबका साथ, सबके विकास की चिंता करते हैं। और उन्होंने तय किया, दलित समाज को आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, 10% किसको आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया? सभी स्वर्णों को भी 10% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए एकदम स्पष्ट है, नीचे एकदम डिबेट करिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की चर्चा करती है। नीचे आपको डराएगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, जो 2015 के चुनाव में आपके साथ खेलने का प्रयास किया गया, ये नहीं होने देना है। हमको सचेत रहना, और हम तो काम करने वाली पार्टी के लोग हैं, हम लोगों को चिंता करके इसको आगे बढ़ाना है। और इस देश में क्या हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत तोड़ो यात्रा निकालेंगे। देश में एक तरह का न्यूसेंस बनाया जा रहा है जिसमें ब्रेकिंग इंडिया का सपना देखा जा रहा है। और दूसरे तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश में मेकिंग इंडिया का सपना देखा जा रहा है। और तीसरा जो वर्ग है, जिसको दोनों पक्ष से मतलब नहीं, उसको कहते हैं लुकिंग इंडिया, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम वैसे भारत की कल्पना ना करें जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा। ये लूटने की प्रथा को खत्म करना है, और इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेकिंग इंडिया के तौर पर सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके, दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। हम सोने की चिड़िया से बाहर निकलकर सोने का शेर बनाने का काम करें। और इस देश में क्योंकि हम लोग विशेष तौर पर चिंतित तब होते हैं जब हमारा कोई गोतिया बढ़ने लगता है। आजकल उत्तर प्रदेश हमसे बहुत गति से बढ़ रहा है। यहाँ राधा मोहन जी बैठे हैं तो, और हरीश जी भी बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहाँ क्योंकि हमारी ही पार्टी की सरकार है, लेकिन हमारा तो गोतिया वही है, तो हम लोगों को चिंता होती है कि बिहार क्यों पीछे हो गए। और ये तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब होगा, तब हम संपूर्ण रूप से विकास की कल्पना को देख सकते हैं। और इसमें दो चीजें करनी पड़ेगी साथ। बिहार में वो लोग कहते हैं रोजगार देते कहाँ हो? अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ने जब जिस दिन से घोषणा किया, चौथी बार, आज से 5 दिन पहले चौथी बार लगभग 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। ये सिर्फ कागज का शेर घुमा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कभी कैबिनेट कर रहे हैं, कभी बीपीएससी भेज रहे हैं। अरे जिस बीपीएससी की औकात 10,000 लोगों को नौकरी देने की नहीं है, उसको कहा जा रहा है कि आप 2 लाख मास्टर की बहाली की। और जिन लोगों ने 15 साल तक शिक्षक की नियुक्ति
शिक्षक की नौकरी कर ली, उसको कहते हैं कि फिर से नौकरी में आपको परीक्षा देना पड़ेगा। अब पता नहीं दोहरी नीति, सरकार के बाहर कुछ कहता है राजद और सरकार में आने के बाद कुछ और कर। इसलिए हमको ये नीचे स्तर पर बताना पड़ेगा साथियों कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिहार में 20 से 25 लोगों की हत्या नहीं होगी। ये भी बताना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ रोजगार का माहौल बना रहे हैं और ये धीरे धीरे चुनाव तक ले जाएंगे। बता दो, ये सब दिसंबर तक ये सारी कागजी खेल को ले जाएंगे कि चुनाव के पहले कुछ लोगों को नौकरी दे दे, जिसको कि हम लोगों ने ही तय किया था 2,25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वही देकर ये लोग सोचते हैं कि हम जो है हम लोगों ने नौकरी का पूरा आडंबर बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण सिर्फ एक ही परिवार को दिया, वो लालू परिवार था जिसको नौकरी पक्की हो गई और किसी की पकड़ी नहीं है। तो इसलिए हमको पूरा लोगों के साथ डिबेट भी करना होगा साथियों कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर फेल है पूरी तरह, हत्या, लूट, बलात्कार, रोज हत्या हो रही। और एक आजकल डिबेट चलाए हुए हैं लोग, शराब शराब शराब। अरे भाई, शराबी किसने बनाया ये तो बताओ। बिहार में लगभग 987 शराब की दुकानें हुई करती थी 2005 में। जब पहले प्रखंड में शराब की दुकान होती थी, फिर अनुमंडल में हुआ, फिर जिले में हुआ, सबको जोड़िएगा तो 1000 भी शराब की दुकान नहीं होती थी। लेकिन 2016 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अब शराब की दुकानें बंद करेंगे। बिहार में महिलाओं के चलते मैं ये घोषणा कर रहा हूं। तो हम महिलाओं से ये भी बताना चाहते हैं कि जिस दिन बंद हुआ शराब, उस दिन पूरे बिहार में 10,000 से अधिक शराब की दुकान नीतीश कुमार ने खुलवाने का काम। शराबी तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। और आज मैं कहता हूं कि कल तक तो पंचायत में शराब की दुकानें खुली थी, मसालेदार अंग्रेजी शराब की दुकान। अब ऐसा कोई पंचायत नहीं है, घर नहीं है, गांव नहीं। कल तक तो 10,000 पंचायत में दुकान खुली थी। आज बिहार के लोगों को शराबी बनाकर घर घर तक शराब पहुंचाने का काम कौन सरकार कर रही है? वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है साहब। यही है नीतीश कुमार का फॉर्मूला कि पहले शराबी बनाओ, फिर शराब को बंद करो और फिर शराब के माध्यम से धन अर्जन करने का काम। आज यदि शराब बिक रहा तो कहीं नहीं पुलिस का मामला, पुलिस के सहयोग से बिक रहा। यह सरकार, यदि होम मिनिस्टर आप नीतीश बाबू आप हो, इसकी जिम्मेदारी तो आपको तय होनी चाहिए कि आप यदि मुख्यमंत्री हो और आपके राज्य में शराब बिक रहा तो इसका दोषी कौन दूसरा हो सकता है? जिस तरह हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आदरणीय सुशील जी, विजय सिन्हा जी, हम लोग लगातार बोल रहे थे कि शराब में जो मरेगा, जहरीली शराब में, उसको मुआवजा देना पड़ेगा। और कानून में, एक्ट में यह प्रावधान था, गोपालगंज में पहले दिया गया था। पहले नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन जब हम लोग लगातार उस पर दबाव बनाते गए तो नीतीश कुमार जी को मानना पड़ा। और जब माने तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरी रूप से जो मरेंगे उनको ये लिख के देना पड़ेगा उनके परिवार को कि जो शराब है, जो शराब से मरे हैं, जहाँ से पिए हैं, खरीदे हैं, उनको ये लिख के देना पड़ेगा कि कहाँ से खरीदे। अरे भाई, जब जो व्यक्ति मर ही गया पी के, उनके परिवार का मदद करना है तो मदद कीजिए। उसकी चिंता क्या कर रहे हैं, कहाँ से आया, क्या है। और यदि आप उनसे लिखवा सकते हैं तो क्या नीतीश कुमार जी आप लिखवाने के लिए तैयार हैं कि यदि एक भी बोतल बिहार में शराब मिलेगा तो नीतीश कुमार इस्तीफा देने का काम करेंगे? ये नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी आजकल स्वयं घोषित
प्रधानमंत्री हो गए। कल ही दरभंगा में उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री हम हैं। इसी के लिए हम कहते हैं, गजनी फिल्म में देखे होंगे आप लोग, गजनी फिल्म में हीरो है आमिर खान और उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। तो हम लोग बीच में कहते थे कि मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस, अब तो हमको कहना पड़ेगा मेमोरी लॉस स्वयं घोषित प्रधानमंत्री, अब तो बदलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, एकदम पूर्ण रूप से हमको चिंता करनी पड़ेगी कि इस बिहार को बढ़ाने के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा इस देश को बढ़ाने के लिए। और आप सोचिए, इसके पहले भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने देखा है, कल तक जब तक स्विच नहीं दबता था, तब तक श्रीमती गांधी का स्विच नहीं दबता था, तो इस देश में कोई प्रधानमंत्री बोलते थे क्या? अब इस देश के प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे, दुनिया में लोगों से बात करेंगे और हिंदुस्तान के सर को उठा के जाएंगे। ना हम सर झुका के बात करेंगे, ना सर उठा के बात करेंगे, जिससे इंग्लैंड और अमेरिका वाले से आंख में आंख डालकर बात करने का काम करेंगे। साथ आजकल मैं अभी पेपर में आज हमने देखा, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना में भाजपा के लोगों ने ये नहीं कहा था कि कानून आप बनाओ। आज सुशील जी का बयान आया कि आप कानून बनाओ। अरे भाई, यदि आप सुशील जी के ही कहने पे तैयार हो तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दो, पूरा भारतीय जनता पार्टी आपके पीठ पर खड़ा हो। क्या बात कर रहे हो? हमारा तो धर्म है, हम लोगों ने तो समर्थन किया आपको। और एक पेज के नोट पूरी कैबिनेट में यहाँ कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। साथियों, हम लोग सब लोगों ने कोई विरोध नहीं किया और हम लोगों ने समर्थन किया। और एक पेज के नोट पर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि बिहार में जातीय जनगणना करने के लिए 500 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को, समान प्रशासन को दिया जाता है। हम लोगों ने आंख मूंद कर, जब सरकार चला रहे थे, चाहे वो सुशील जी हो, तारकिशोर जी हो, रेणु जी हो, इनके नेतृत्व में जब भाजपा खड़ी थी तो भाजपा ने नीतीश कुमार जी आपके साथ अंधा प्यार किया। आज भाजपा लड़ने वाली है, भाजपा लड़ेगी भी। ये नरेंद्र मोदी की सेना है और नरेंद्र मोदी की सेना आपसे लड़ेगी भी और आपसे लड़कर बिहार जीतने का भी काम करेगी। साथियों, इसलिए साथियों, पूर्ण रूप से स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल जो बेमिसाल हुआ, इस पूरे सपने को लेकर नीचे जो हमने कार्य किया उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और नीतीश जी गलतफहमी में मत रहिएगा। नीतीश जी हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, हमारे यहाँ 1000 मंडल अध्यक्ष हैं और उनसे भी हमारे भिक्खू भाई साहब जो यहाँ पर संगठन महामंत्री हैं, नागेश जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, इन दोनों इतना काम हम लोगों से कराते हैं कि यदि मंडल अध्यक्ष को भी केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा, ये बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, वो भी नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री निकलेगा। इतना काम कराया जाता है। और हम तो क्षमा चाहते हैं कि भिक्खू भाई साहब का जन्मदिन था, शुरू में ही हमको रखना चाहिए था। विशेष तौर पर भिक्खू भाई साहब को जन्मदिन की पूरी शुभकामना देते हैं, सभी लोगों से आग्रह करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने सभी सपने को साकार किया। अखंड भारत का सपना था। आदरणीय रविशंकर जी से आग्रह है कि स्टेज पर ही आ जाए। इस देश में जनसंघ के लोग घूमते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूमते थे और लोगों के बीच में कहते थे, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। तो लोग मजाक करते थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी 370 से समझौता नहीं किया। अपने राजनीतिक समझौते करते रहे, लेकिन अपना घोषणा पत्र में हम प्रत्येक बार डालते रहे कि हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2014 और 19 में, 19 के बाद इस देश में लौह पुरुष के तौर पर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज एक तरह से टेंट में हमको आना पड़ा। आप समझिए, हम लोगों ने ऊर्जा भवन में कार्य समिति करने का निर्णय लिया था और हम लोगों का बुकिंग भी हो गया। और बुकिंग होने के बाद कल अचानक 2 बजे दिन में हमारा रद्द कर दिया गया, जबकि वहां उस हॉल में कार्यक्रम होने थे। तो कोई चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। आज हम टेंट में बैठे हैं। कल एक भव्य राम मंदिर जिस तरह बना है, उसी तरह भाजपा का भी कार्यालय में हम लोग इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आगे के दिनों में ऐसी व्यवस्था हम स्वयं करें। क्यों चिंता कर रहा है, जब भगवान राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे और उनको भी भव्य राम मंदिर में किसने बैठाया? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठाने का काम किया है। इसलिए आज इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए हुए तमाम प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण को मैं विशेष तौर पर यह आग्रह करूंगा, जो महासंपर्क अभियान हमारा 30 मई से लेकर और 30 जून तक चलेगा, जिसको विस्तार से ऋतुराज सिन्हा जी, बाद में ऋतु भाई दलसनिया जी आपको विस्तार से बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे। इसको पूर्ण रूप से हमको नीचे ले जाना है, बूथ तक ले जाना है। कहाँ पर हमारा सम्मेलन होगा, कहाँ पर व्यापारी सम्मेलन होगा, कहाँ पर हम लोकसभा का जनसभा करेंगे, कहाँ पर हम मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक करेंगे, ये सारी चीज़ों की चर्चा आपके बीच में करेंगे। लेकिन मकसद बड़ा स्पष्ट है, हम महासंपर्क अभियान के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में इस देश के लिए किया है, उस पूरे चीज़ों को जनता तक पहुंचाना है और जनता को बताना भी है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। ये सारी चीज़ों की चिंता करना है। इसलिए आज प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों को मैं और तमाम जो हमारे नेता मंच पर बैठे हैं, नीचे मंच के नीचे भी नेता बैठे हैं, तमाम जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, इनका मैं स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ।